क्या हैकर इतना पावरफुल होता है कि वो पूरे एक ना नेशन के बैंकिंग सिस्टम को डाउन कर दे, एक गवर्नमेंट को अपने घुटनों पे झुकने के लिए मजबूर कर दे? क्या वो बैंक के अंदर घुसता है, हैकर इंटरनेट के थ्रू बैंक के अंदर घुसता है, अपना डेटा लिया और उसके बाद चुपचाप से बाहर निकल गया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई? आज हम बात करने वाले कि ऐसे ही बैंक के डेटा ब्रीच के बारे में, जो बहुत बड़ी केस स्टडी और रिसेंट में अभी हुआ है, 2025 के अंदर हुआ है। इसके बारे में बात करेंगे कौन से किस तरीके से हैकर जो है ना बैंक को हैक करता है और क्या क्या मेथड वो अपनाता है जिसके थ्रू वो डिटेक्ट नहीं हो पाता और क्या से उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। ये बहुत पॉपुलर केस स्टडी है, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। मैं हूं तपन कुमार झा, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज बात करने वाले हम सेपा बैंक के रीसेंट इंसिडेंट डेटा ब्रीच के बारे में कि कैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ और कैसे हैकर ने बैंक को हैक करा। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। जो स्टार्ट होता है, ये जो पूरा इंसिडेंट है वो स्टार्ट हुआ आपका अर्ली मार्च 2025। समझ में आ रहा है आपको? अर्ली मार्च 2025 मतलब बहुत पुराना ये केस स्टडी नहीं है। एक रूमर्स जो है वो सरफेस होना शुरू हो गई कहाँ पे? ईरानियन टेलीग्राम्स चैनल्स पे, जितने भी चैनल हैं आपके टेलीग्राम पे, ठीक है, ईरान से रिलेटेड, उन पे एक ना न्यूज़ सर्कुलेट होना शुरू हो गई पोटेंशियल डेटा ब्रीचेस का। और कौन से बैंक के अंदर? बैंक सेपा के अंदर। अब पहली बात तो ये बैंक जो है ना, ये ईरान का बहुत पुराना बैंक में से एक बैंक है, तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी सारी सर्विसेज से जुड़ी हुई होंगी, बहुत सारे अकाउंट्स यहाँ पे होंगे। हैकर्स ने टारगेट क्यों करा इसी बैंक को? क्या उनका एक मोटिव था इसके पीछे? ये बताएंगे अभी इसके बारे में थोड़ी सी देर में। तो हैकर ग्रुप ने बिगिन करा शेयर करना कि भाई उन्होंने क्लेम करना चालू कर दिया और एक सैंपल डेटा जो है ना उन्होंने इंटरनेट पर डालना शुरू कर दिया, ठीक है, रिलेटेड टू सेंसिटिव फाइनेंशियल और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली बात तो जो जब चोरी करता है, जैसे कोई हैकर जब बैंक की चोरी करता है तो उसका एक मोटिव बिल्कुल साफ रहता है, आइदर वो फाइनेंशियल गेन के लिए कर रहा है, ठीक है ना, या फिर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं गवर्नमेंट के या फिर कुछ उस बैंक के जो बैंक नहीं चाहती कि बाहर के यूजर्स को पता चले। और इस केस में यहाँ पे दोनों चीज़ें दी गई थी, एक तो सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा भी था, साथ में गवर्नमेंट के कुछ रिकॉर्ड्स थे ऐसे जो नहीं गवर्नमेंट चाहती थी, ईरान की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये बाहर आए और लोगों को पता चले इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। पर इनिशियली अगर बात करें, जब कोई ऐसे दावे आते हैं, इंटरनेट पे ऐसी कोई न्यूज़ सरफेस होती है, तो इनिशियली आमतौर पे सारे बैंक्स डिनाई करते हैं। देखा यहाँ पे भी दे रखा है कि यहाँ पे इनिशियली डिनाई करा गया कि भाई हमारा ऐसा कोई डेटा ब्रीच नहीं हुआ है, आप जो भी देख रहे हैं ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मार्च का एंड जो है ख़त्म होने लगा, ठीक है, अगर आप देखें तो एक ग्रुप जो है, हैकर ग्रुप जो है, उसे बोलते हैं कोड ब्रेकर। पहले इसका टेलीग्राम के ऊपर चैनल भी था, मैंने अभी सर्च करने की कोशिश करी, मुझे तो अभी नहीं मिला। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका एडमिन का टेलीग्राम लिंक भी दे रखा है, ठीक है ना। मैंने ट्राई करा पर मुझे अभी ये एक्सेसिबल नहीं था। ये हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको डाउन कर दिया गया हो, ठीक है। और एक और जो ग्रुप है वो है प्रेडेटरी स्पैरो, ठीक है। ये दो ऐसे ग्रुप हैं। कोड ब्रेकर के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं, इंटरनेट पे बहुत कुछ इसके बारे में मिलेगा नहीं आपको, पर स्पैरो ग्रुप के बारे में बहुत चीज़ें हैं इंटरनेट पे और ये ईरान को टारगेट करता है बेसिकली, ठीक है ना। अगर आप बोले तो ये इजराइल को सपोर्ट करता है और इजराइल और ईरान के बीच में अगर आप देखें कि लड़ाई जब हो रही है तो उस कंडीशन में ईरान को टारगेट करता है ये बेसिकली, ये जो ग्रुप है। पर ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि ये इजराइल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इशू करते हैं 72 घंटे मतलब 72 आवर्स का एक अल्टीमेटम देते हैं ईरानियन अथॉरिटीज़ को कि भाई आपके पास 72 आवर्स है, डिसीजन ले लो, करना क्या है आपके, ठीक है ना। और मेरे पास क्या है? मिलियंस ऑफ कस्टमर रिकॉर्ड्स, मेरे पास कस्टमर रिकॉर्ड्स है, वो भी मिलियंस की तादाद में, ठीक है ना। उनको थ्रेट दिया गया उनको कि अगर आपने हमारी शर्तें नहीं मानी, हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर वो नहीं मानते आप, तो हम ये डेटा को लीक कर देंगे। एक सैंपल जो है ना, स्मॉल सा सैंपल, ऑब्वियसली बात है ये आज की तारीख में हर एक डेटा ब्रीचेस में थ्रेट करने के लिए एक सैंपल जो है वो लीक कर जाता है इंटरनेट के ऊपर, ताकि बैंक्स को पता चल जाए कि हाँ बिल्कुल एक्चुअल में ये हमारा ही डेटा है और उसको क्रॉस वेरीफाई कर सके। तो एक सैंपल जो है, स्मॉल सैंपल ऑफ इंटरनल बैंक ईमेल्स, बैंक के ईमेल और कुछ डेटाबेस के डम्प्स पब्लिश कर दिए गए एज अ प्रूफ। इनके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ रही जा रही हैं, और इवन इसको है ना व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भी डाल दिया गया। ये जैसे ऐसे एक व्हाट्सअप के अंदर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे अगर आप देखेंगे चैनल का नाम दे रखा है यहाँ पे, इसको ज्वाइन करें और यहाँ पे जाके आप इसको खरीद सकते हैं, मतलब बोली लगा सकते हैं आप इस डेटा के ऊपर। भाई कितना सेंसिटिव था। अब बात करते हैं इसके, अगर मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि पहली बात तो जो डेटा टोटल मिला के इन्होंने निकाला था, चुराया था, वो था कुछ 12 TB का। भाई ये बहुत बड़ा डेटा होता है, और ये 12 TB को इसके अगेंस्ट में क्या मांग रहे थे? प्राइस था $42 मिलियन। भाई इतना पैसा अगर आप दोगे तो मैं आपका 12 TB का डेटा जो वापस आपको कर दूंगा, ठीक है ना। और
इनिशियली क्या होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर क्या करेंगे, इसको ये सेल करना चालू कर देंगे, ठीक है ना। वन टाइम डाउनलोड लिंक विल बी सेंड टू द रियल बायर, मतलब अगर आप एक्चुअल में खरीदना चाहते हैं तो ये आपको लिंक भी भेजेगा, जो आप वन टाइम डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि भाई बैंक का डेटा जो है वो जेन्युइन है नहीं है। अब ये डेटा सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर बैंक्स के लिए है, स्कैमर्स के लिए है। अगर बैंक का डेटा आ गया तो ऑब्वियसली बात है स्कैमर्स बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ में स्कैम कर सकते हैं। ऐसे कई फॉरम्स के ऊपर भी ऐसा लिखा आ रहा था, बैंक सेफी सेपा ईरान कस्टमर 12 TB डेटा ऑफ, कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है ना। 42 समथिंग आपका कस्टमर डेटा लीक हो गया है। अब सोचो यार ये बहुत बड़ा डेटा, 42 मिलियन कस्टमर, बहुत बड़ा डेटा होता है ये आपका। और इसका कहना मतलब पूरा प्रॉपर एक पोस्ट वगैरह फॉरम पे चालू हो गया, इसके सर्कुलेट करना चालू कर दिया। मुझे सबसे अच्छी बात मतलब खास बात जो लगी बेसिकली इस स्कैम के अंदर और इस टाइप के ब्रीच के अंदर, कि इसको स्प्रेड करने का एक अलग तरीका था। मतलब कई बार क्या होता है कि बहुत बार लोग है ना हैक करके सर्विस डाउन कर देते हैं, साइट पे डिस्प्ले कर देते हैं, या फिर मान लो कि कोई ना डार्क वेब के किसी फॉरम पे पब्लिश कर देते हैं, टेलीग्राम पे पब्लिश करते हैं। आमतौर पे यही करते हैं कोई भी हैकर जब किसी बैंक के डेटा को या फिर कोई किसी भी कंपनी डेटा हैक करते हैं वो तो। पर इसका एक तरीका बिल्कुल डिफरेंट था, इसको प्रमोट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। रील बनाओ, पैसे लेके जाओ, बताऊंगा अभी मैं आगे आने वाले स्क्रीनशॉट्स के अंदर कि भाई रील बनाओ और पैसे लेके जाओ। और ये एक नया तरीका था बिल्कुल। इससे पहले मैंने किसी भी केस स्टडी में ऐसा सुना नहीं कि ना कोई स्कैमर आपको बोल रहा है, कोई हैकर आपको बोल रहा है आप रील बनाओगे और जिस पे अच्छे लाइक और व्यूज़ आएंगे उसको मैं अच्छे रिवॉर्ड दूंगा। जैसे अभी रिसेंट में आपने देखा होगा हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी करा था कि आप हमारे काम के ऊपर रील बनाओगे जिसके अच्छे लाइक और व्यूज़ इंटरेक्शन होगा, उसको पैसा दूंगा। ऐसे ही हैकर भी कर रहे हैं, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, दिख रहा होगा, ये दे रखा है। कंडीशन क्या है, क्या पहली बात तो आपको इमेज यूज़ करनी है और वीडियो यूज़ करना है। पब्लिश अबाउट दिस हैक, मतलब कि जो ये हैक इन्होंने करा था उसके बारे में आपको इमेज और वीडियोस का यूज़ करना है। आपको एम्फेसिस करना है वल्नरेबिलिटीज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द बैंक। तो भाई बैंक के ऊपर सीधा सीधा बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था कि भाई पहली बात तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं है अपने कस्टमर से कि भाई उनका डेटा लीक हो चुका है, पर तब भी वो बता नहीं रहे, ठीक है। और इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा कौन, ये जो वल्नरेबिलिटी आपकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में थी इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है, तो वो चीज़ है। स्मार्ट डिस्प्ले ऑफ द नेम कोड ब्रेकर, मतलब कि वो चाह रहे थे कि आप हमें भी प्रमोट करो, कोड ब्रेकर के नाम से आपको डिस्प्ले करना है थ्रू आउट द वीडियो, मतलब पूरे वीडियो के अंदर कोड ब्रेकर छा जाना चाहिए। ये एक टाइप का प्रमोशन टेक्निक भी था ताकि लोगों को लग जाए कि वर्ल्ड के अंदर एक नया हैकिंग ग्रुप जो है ना वो एंटर कर चुका है। डिस्प्ले द लिंक ऑफ द इन्फॉर्मेशन चैनल, अगर किसी को इस पर्टिकुलर हैक के बारे में जानना है तो वो इस चैनल का लिंक भी इन्होंने दे रखा है कि आप इस टेलीग्राम लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अभी मैंने चेक करा, अभी ये बंद है तो शायद इन्होंने डाउन कर दिया हो। आपको हैशटैग यूज़ करने हैं, हैशटैग भी दे दिए उन्होंने भाई, मतलब कि एक बहुत नेक्स्ट लेवल में मार्केटिंग चल रही थी इनकी। और प्राइस आप देखें, मतलब कि फर्स्ट प्लेस पे मिलेगा आपको $10,000, फिर 5,000 सेकंड वाले पे और थर्ड वाले पे $1,000। भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है इनके लिए। अनोनमस पेमेंट बाय, अब दिख रहा है यहाँ पे कि ना जो पेमेंट है वो डायरेक्टली आपका अकाउंट में नहीं करने वाले, वो बिटकॉइन के थ्रू करेंगे ताकि अनोनमस रह सके। और टू पे द प्रोड्यूसर सैलरी द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द वीडियो मस्ट फर्स्ट बी सेंड टू द चैनल एडमिन। क्या बात है भाई। तो ये एक ना मतलब ये एक नया तरीका था किसी भी स्कैम को प्रमोट करने के लिए। मतलब आमतौर पे स्कैम अपने आप सोशल मीडिया डिजिटल न्यूज़ चैनल के थ्रू प्रमोट हो जाते हैं, पर ये एक नया तरीका देखने के लिए मिला जो इससे पहले किसी भी शायद ग्रुप ने, जितनी मेरी नॉलेज हो उस हिसाब से ट्राई नहीं करा था। अब बात करते हैं इसके आगे कि भाई अब बात करते हैं इसके आगे कि 16 जून को क्या हुआ। मतलब यहाँ पे धमकियाँ चल रही थी कि अगर आप नहीं दोगे तो हम पब्लिश कर देंगे। और इसी बीच मतलब एक और एक्टिविस्ट जो ग्रुप है उसने एंट्री मार दी। मतलब अभी तक बात चल रही थी, मांड वाली जिसे बोल सकते हैं अपन, कि बातचीत करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और एक टाइप पे अगर आप देखें तो बैंक जो है ना वो अग्री नहीं था इन सब सारी कंडीशंस के लिए, वो साफ डिनाई कर रहा था किसी भी टाइप के कॉम्प्रोमाइज़ करने से। और वहीं पे आफ्टर वीक ऑफ एस्केलेटिंग ईरान इजराइल टेंशन, एक एक्टिविस्ट ग्रुप है प्रेडेटरी स्पैरो, इसका नाम बहुत सुना होगा आपने, ठीक है ना। इंटरनेट के ऊपर इसके फुटप्रिंट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। इसका एक ये ट्विटर अकाउंट भी है, अगर आप देखेंगे तो ये भी लाइव भी है, ठीक है ना। आप चाहें तो इसके टेलीग्राम पे, सॉरी ट्विटर के ऊपर, एक्स जिसे हम बोलते हैं, उस साइट पे जाके आप इस अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है इसका URL भी डाल दिया है। तो भाई ये भी एक टाइप का ना एक्टिविस्ट ग्रुप है, ठीक है। इन्होंने अनाउंस कर दिया सोशल मीडिया पे कि अभी तक बात चल रही थी कि हम आपके डेटा हमारे पास है, आपका डेटा हमारे पास। सोचो एक बैंक का सर्वर है, यहाँ पे कहाँ चला गया मेरा कर्सर, हाँ, एक बैंक का सर्वर है और आपने कोई डेटा लेके अपने पास रख लिया। मतलब कि ये डेटा इनके पास भी है और आपके पास भी है। और इसने जब एंट्री मारी 16 जून को, जब इसने एंट्री मारी, इसने बोला कि तुम्हारा डेटा ही मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब आपके पास कुछ भी नहीं रहा, अब खेलते रहो। और ये एक बहुत बड़ा
इशू था, क्योंकि इस पर्टिकुलर बैंक में काफ़ी सारे कस्टमर थे। और ये बैंक जो थी ना सिर्फ कस्टमर से ही नहीं चलती, इनकी एपीआईज कहीं ना कहीं पेमेंट गेटवे पे, जैसे आपने देखा होगा जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने जाते हैं तो वहाँ पे भी आप है ना एपीआईज का यूज़ करते हैं ताकि हम पेमेंट्स ले सकें। ऐसी बहुत सारी जगह, इवन बहुत सारे स्मॉल स्मॉल बैंक्स भी इससे कनेक्टेड होते हैं। उस कंडीशन में अगर कोई बैंकिंग सिस्टम डाउन होता है तो ये काफ़ी बड़ा इशू हो सकता है किसी भी कंट्री के लिए। और इसने सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दिया कि भाई तुम्हारा डेटा जो है ना मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, जाओ जो करना है कर लो, ठीक है। द ग्रुप अक्यूजेस द बैंक ऑफ फाइनेंसिंग ईरान मिलिट्री एक्टिविटीज़। अब देखो यहाँ पे जो इशू था ना वो क्या था, ग्रुप ने ये बोला, ये ब्लेम लगाया उनके ऊपर कि जो बैंक है वो फाइनेंस कर रही थी ईरान मिलिट्री एक्टिविटीज़ को, ठीक है। क्योंकि जो युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, उसके अंदर अब बैंक इनको फंड कर रही है, बैंक इनको पैसा दे रही है ताकि ये अपने जो चीज़ें हैं वो खरीद सके। ये ऑनलाइन पैसे से खरीद रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, अब हो सकता है कि वो कुछ मिसाइल्स खरीद रहे हैं, कुछ आर्म्स खरीद रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए पैसा दे रही है। इसलिए हमने इसको हैक करा। तो बेसिकली आप बोलते हैं कि अनोनमस टाइप का ग्रुप है जो अपने पर्सनल मोटिव के लिए, अनोनमस तो पर्सनल मोटिव के लिए काम नहीं करता, पर यहाँ पे पर्सनल मोटिव दिख रहा है उसका, ठीक है। पैसा नहीं दोगे हम आपको उड़ा देंगे, क्योंकि आपने बेसिकली गवर्नमेंट को फंड करा है, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट था और है बेसिकली जो उसने एक्स के ऊपर शेयर करा था। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप, ठीक है ना, बैंक सेपा, ठीक है ना, यहाँ पूरा दे रखा है, विच डिस्ट्रॉय द डेटा ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉप, ठीक है, दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि आपको मिसाइल्स वगैरह दिख रहा है ना यहाँ पे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, इट्स मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है ना, इवन टेररिस्ट प्रॉक्सीज। तो इन सब चीज़ों के अंदर आपका पैसा जो है इन्वॉल्व था, इसलिए हमने उड़ा दिया पूरा डेटा ही। अब समझते हैं 17 जून को क्या हुआ। अब क्या है कि जैसे ये न्यूज़ बाहर आई तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो बैंक मना कर रहा था चीज़ों को लेकर, नहीं भाई हमारा ऐसा कोई भी डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, हमारे सिस्टम सिक्योर है। पर जब डेटा ही उड़ गया तो ऑब्वियस सी बात है यूज़र को लॉगिन करने में दिक्कत हो रही थी। अब यार जब आपका डेटा ही नहीं है डेटाबेस के अंदर, जैसे मान लो कि आपका ये डेटाबेस है, इसके अंदर आपका यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर है, ठीक है। अब क्या है कि आप एक इंटरनेट एप्लीकेशन के थ्रू लॉगिन करते हैं, जब आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपका यूज़र नेम है, तभी तो जाके आप लॉगिन कर पा रहे हैं। अगर मान लो इन केस आपका लॉगिन ही ना हो, अगर मान लो कि आपका यहाँ पे डिटेल जो है वो हैक ही हो जाए या कोई डिलीट कर दे, इसको इरेज कर दे, तो उस कंडीशन के अंदर, सॉरी, अगर इरेज कर दे कोई इसको, तो उस कंडीशन में क्या आप इसको आगे चला सकते हैं? मतलब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आप इसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेटा वहाँ पे है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं ये सारे यहाँ पे दे रखे हैं। ब्लूमबर्ग सुना होगा आपने, टाइम्स ऑफ इजराइल सुना होगा, कंफर्म करते कि भाई एक लार्ज स्केल पे सर्विस डिस्ट्रप्शन हुआ है, मतलब कि इंटरनेट जो इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज हैं या फिर बैंकिंग सर्विसेज जो है वो डाउन हो चुकी है सेपा बैंक की, ठीक है। विद कस्टमर लॉक्ड आउट ऑफ अकाउंट्स, पेमेंट सिस्टम फेलिंग एंड ब्रांचेस क्लोज। तो ब्रांचेस क्लोज हो चुकी है क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेमेंट कहाँ से लेकर आएंगे वो, ठीक है। तो ब्रांचेस क्लोज हो चुकी है आपकी, साथ में आपके पेमेंट सिस्टम फेल हो चुके हैं। Iranian news agencies and London-based Iran International report gas station across Iran affected due to the resilience of SEPA for transaction process। अब देखो ये जो है ना, जो पेमेंट बैंकिंग होता है ना, ये सिर्फ खाली ऐसे नहीं कि आपके पैसे निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, पर ये काफ़ी सारे गैस स्टेशंस पे भी होता है, पेट्रोल पंप्स पे भी होता है, इवन आपके कहीं कुछ रेलवे जो आप ना ट्रांसपोर्ट करते हैं वहाँ पे भी बैंकिंग सिस्टम होता है आपका। अगर वो बंद हो गया, आपका पेमेंट ही नहीं हो रहा, आपको क्या लग रहा है, आप टिकट काउंटर पे गए, आपने उनको बोला कि मुझे अपना टिकट कटवाना है, आपने फॉर्म भर के दिया, टिकट आपका उसने काट के दिया, आपसे उसने बोला पेमेंट करिए आप, अब आप पेमेंट के लिए अपना QR कोड स्कैन कर रहे हैं, पेमेंट जा ही नहीं रहा, तो क्या लगता है आपको टिकट मिल पाएगा? ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं काम कर पाएगी जहाँ पे पेमेंट का एक इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पे ये होना शुरू हो गया। अब बात करें अगर अपन इसके टाइम स्टैम्प और एविडेंसेस की, तो मार्च के अंदर, मार्च 2025 के अंदर ये इनिशियल रूमर स्टार्ट हुआ था और हैकर ने थ्रेट दिया था कि भाई 2 ग्रुप शामिल थे इसके अंदर, कोड ब्रेकर था और स्पैरो ग्रुप था। सोशल मीडिया टेलीग्राम के थ्रू ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था कि भाई आपका डेटा जो है ब्रीच हो चुका है। पब्लिक हैक अनाउंसमेंट कर दिया गया 16 जून को, ठीक है ना, कुछ 12 बजे अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ पे स्पैरो ने आके बोल दिया, अनाउंस कर दिया कि भाई तुम्हारा डेटा जो है डिलीट हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि आपको पहले हमने इंटीमेट कर दिया पर आप कुछ गलत एक्टिविटीज़ में पाए गए हो, इसलिए हम आपका डेटा जो है डिलीट कर रहे हैं। भाई ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन था उनका, ठीक है। उसके अलावा वाइड स्प्रेड डिस्ट्रप्शन, ऑब्वियसली बात है 16-17 जून के आसपास हर जगह, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो यूजर्स थे वो पेमेंट विड्रॉ नहीं कर पा रहे, हर इंसान का पेमेंट जो है वो बैंक में होता है, अगर बैंक ही
हैक हो जाए या बैंक से डेटा गायब हो जाए, आपकी इन्फॉर्मेशन गायब हो जाए, तो बैंक से पता चला कि आपका पैसा कितना पड़ा हुआ है हमारे पास। तो ये एक बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड हो गया। अब इसके बाद जो है 18 जून को, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट देता है जो वो स्पैरो ग्रुप है, वो पब्लिकली एक ना स्टेटमेंट रिलीज करता है। अगर आप इनके एक्स वाले अकाउंट पे जाके देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे आपको स्टेटमेंट मिल जाएंगे। अभी भी यहाँ पे लाइव है, तो ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हटा दिया गया, अभी भी लाइव है वो, ठीक है। उसके अंदर क्या बता रखा है कि भाई आप है ना मिलिट्री फाइनेंसिंग कर रहे थे, या फिर आप रिसेंट मिसाइल अटैक्स जो थे उसके अंदर आप इन्वॉल्व थे। यहाँ पे जो है सिक्योरिटी एनालिस्ट और एक्स एनएसए ऑफिशियल्स ने वार्न करा था कि अगर ईरान का जो बैंकिंग सेक्टर है ये और भी लंबे डैमेज के लिए रेडी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब ये हो रहा है तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है एक बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, ठीक है। जो ईरान के ऑफिशियल्स थे, मीडिया डाउन प्ले द ब्रीचेस बट द इम्पैक्ट परसिस्टेड फॉर सेवरल डेज। मतलब कि ये अगर आप देखेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है ना, ऑब्वियसली बात है बैंक अपना डेटा खो चुका था, कितना भी रिट्राइव करने की कोशिश करें पर बैंक का जो डेटा अगर किसी ने डिलीट कर दिया तो उसको रिट्राइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। अभी भी पार्शियल जो है वो बहुत रिकवर नहीं हो पाया। अगर बात करें अभी करंट सिचुएशन के बारे में, बात करें जो जून जुलाई के अंदर भी करंट सिचुएशन क्या थी इनकी, उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी, तो लिमिटेड रिस्टोरेशन रिपोर्टेड, मतलब कि बहुत लिमिटेड एक्सेस ही हुआ था, पर कोर बैंकिंग सर्विसेज जो है ना वो भी अभी तक डिस्टर्प्टेड थी। जैसे क्लाइंट लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, पेमेंट के कार्ड्स के इशू हैं आपके। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स जो है उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन को चालू कर दिया चेक करने के लिए कि पोटेंशियल इंपैक्ट क्या था। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि तपन सर आप इस केस स्टडी को बताने के पीछे मकसद क्या है, जानते हैं टेक्निक्स क्या यूज़ करी थी, कौन से टूल्स यूज़ करे होंगे हैकर ने, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है हमारे इस केस स्टडी के अंदर। सिर्फ यही जानना नहीं कि हैकर कैसे हैक कर रहा है, कौन से टूल्स यूज़ करा होगा, क्या टेक्निक्स यूज़ करी होगी, कैसे वो घुसा होगा, कैसे वो बाहर आया होगा, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे अभी बहुत जल्दी इसके बारे में, ठीक है। तो अब इसने अनाउंस कर दिया कि भाई ये साइबर वॉरफेयर एक टाइप का दिख रहा होगा यहाँ पे कि जून 17 जून को एक इंटरनेशनल रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री स्टार्ट हो गई इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके कि जो डेटा ब्रीचेज है बहुत बड़े लेवल पे हो गया है, और ऑफिशियल साइलेंस एंड डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर ये भी इशू था कि यहाँ पे पॉलिटिकल भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि जो पेमेंट थे वो फंडिंग्स हो रही थी, ठीक है ना, आर्मीज़ को जा रहे थे, तो कोई भी चीज़ को बाहर लाना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था बैंक के लिए या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। तो दोनों तरफ से यहाँ पे बैंक मर रहा था, एक तो उसके कस्टमर की तरफ से क्योंकि डेटा ही नहीं है, फाइनेंशियल डेटा ही नहीं है उसके पास, साथ में एक और चीज़ की है ना, उसके जो लिंक्स थे वो ऐसी एक्टिविटीज़ में थे जो शायद लोगों के लिए सही नहीं हो, ठीक है। तो वो चीज़ था इसका। अब दिख रहा होगा यहाँ पे, आते अपन आगे। अब समझते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हैकर्स ने इसमें यूज़ करा हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी ऐसा कोई ऑफिशियली पब्लिक मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं है, पर ठीक है एक अजम्पशन अगर अपन लगाएं कि भाई जो इनिशियल कॉम्प्रोमाइज़ एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर एंटर कर पाना बड़ा ही मुश्किल सा होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि ये स्पेयर फिशिंग अटैक हो या फिर कोई मेटाएक्सप्लॉइट का यूज़ करा गया हो या फिर कोबाल्ट स्ट्राइक का यूज़ करा गया हो ताकि वो एक इनिशियल एक्सेस गेन कर सके, या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर यूज़र का अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ करा गया जिसके पास कुछ प्रिविलेजेस हों उस नेटवर्क की। तो इनिशियल कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी हद तक जो देखा जा रहा है, बोला जा रहा है इंटरनेट के ऊपर, वो ये टाइप का फिशिंग अटैक ही हो सकता है, ठीक है ना, बट कोई श्योर नहीं है इसके अलावा। एक बार जब सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर आपका कोई हैकर एक्सेस ले लेता है तो वो ट्राई करता है उस नेटवर्क में रिकॉन करने की और आसपास के और सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब चोर चोरी कर रहा है तो पहले तो वो एंटर करेगा, एंटर करने के बाद उसका नेक्स्ट मकसद ये होता है कि इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर, क्योंकि वो कंप्यूटर के थ्रू घुसा है तो ऑब्वियसली बात उसका 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 एक नेक्स्ट मोटिव ये होगा कि इस कंप्यूटर, इस पर्टिकुलर नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितने राउटर्स हैं, कितने स्विचेस हैं, कितना प्रिंटर हैं और क्या डिवाइसेस नेटवर्क में जुड़ी हुई है, कहाँ डेटा सर्वर है, क्या ये पूरा नेटवर्क सेगमेंटेड है नहीं है। ऐसे तो नहीं कि ना पूरा का पूरा नेटवर्क एक ही नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा नेटवर्क एक ही नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, कोई सेगमेंटेशन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, सेगमेंट नहीं कर रखा है इसको, जैसे हम लोग करते हैं एक नेटवर्क को तोड़ देना अलग अलग पार्ट के अंदर, ठीक है ना, वीलैन बना के सबनेटिंग करके, तो ऐसा तो नहीं है। तो वो ये चेक करता है पहले, तो इसके लिए वो जो टूल यूज़ करता है आमतौर पर एनमैप और मास स्कैन कर सकता है यूज़, ताकि वो नेटवर्क की मैपिंग कर सके और टारगेट की डिस्कवरी कर सके। भाई मैं एक यूज़र के थ्रू एंटर कर रहा हूँ तो यूज़र के पास कोई भी डेटा नहीं होता है, मुझे डेटाबेस सर्वर तक पहुंचना है ताकि मैं कस्टमर डेटा निकाल सकूं, वहां से डेटा स्टील कर सकूं, तो उसके लिए उसको नेटवर्क मैपिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी हैकर के लिए। और टारगेट की डिस्कवरी, उन सारों में से मेरा टारगेट कौन सा है ये जानना ही बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद वो करता है लेटरल मूवमेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि ना जिस यूज़र को उसने कॉम्प्रोमाइज़ करा होगा उसको पूरी एडमिन प्रिविलेज होगी या फिर वो डेटा सेंटर के अंदर का ही सिस्टम होगा, तो उस कंडीशन के अंदर वो ट्राई करता है कि वो नेटवर्क के अंदर
दूसरे हायर प्रिविलेज का एक्सेस ले सके। इसे बोलते हैं हम लेटरल मूवमेंट, एक बार एंटर करने के बाद दूसरे यूजर को एक्सेस करना। तो इसके लिए हम मिमिकेट्स का कर सकते हैं यूज, पास द हैश हो गया, आरडीपी और डब्ल्यूएमआई, इनका कर सकते हैं ताकि हम इनसाइड द नेटवर्क मूव कर सकें और अदर सिस्टम के अंदर हम एंटर कर सकें। उसके बाद आता है प्रिविलेज एस्केलेशन। भाई ये जो है ना बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आप एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप की प्रिविलेजेस हो सकती है, वर्टिकल लेवल प्रिविलेज करना आपको, या फिर मान लो कि आप है ना हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्सप्लॉइट्स का, कुछ नए एक्सप्लॉइट्स हमने बनाए या फिर कुछ ऑलरेडी क्योंकि देखो बैंक का इंफ्रा को रेगुलरली अपडेट कर पाना एक बहुत बड़ा ही इशू है। मतलब आप समझो इस चीज को, बैंक ऐसा नहीं कि अपने अपने सिस्टम को, अपने विंडोज सर्वर को ऑटोमेटिक अपडेट में डालता है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। डेटा सेंटर में जितने भी सिस्टम्स स्टोर हैं वो सब ऑटोमेटिक अपडेट पे कभी काम नहीं करते, इनका ऑटो अपडेट कभी ऑन नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि जैसे आपने अपडेट करा और मान लो होता है आपका एप्लीकेशन लेटेस्ट वर्जन से कंपेटेबल ही नहीं हो, उसकी वजह से क्या होगा, आपका सिस्टम पूरा डाउन हो जाएगा। तो इसलिए इनके अपडेट्स मैनुअली डाउनलोड करे जाते हैं। उसको पहले एक यूएटी एनवायरनमेंट होता है हमारा, टेस्टिंग एनवायरनमेंट, उसके अंदर चेक करा जाता है। अगर वो प्रॉपरली हमारी एप्लीकेशन से कंपेटेबल है तभी जाके उसको वर्जन को उस पर डाला जाता है। अब इतने बड़े बैंकिंग इंफ्रा के अंदर आपको क्या लगता है ये प्रोसेस कितना टाइम लेता होगा? बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसकी वजह से आम तौर पे हमारे बैंकिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना वो आम तौर पे है ना आउटडेटेड ही रहता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है ना। उनको इंपॉर्टेंट अपडेट्स डाउनलोड कर लेते हैं वो उतना ही जितना रिक्वायर्ड है, बहुत सारे नहीं कर पाते। इसकी वजह से वहाँ पे एक्सप्लॉइट चला पाना बहुत ईजी होता है हैकर्स के लिए। साथ में शेड्यूल टास्क करना या फिर एक्सप्लॉइट, पावर एक्सप्लॉइट का यूज़ करना, ये इंक्रीज करते हैं प्रिविलेजेस और परसिस्टेंस। उसके बाद डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, एक बार वो सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे तो नेक्स्ट वाला टारगेट जो होता है वो होता है कि डेटा को एक्सफिल्ट्रेट कर देना, वहाँ से डेटा निकाल लेना। अब इतना सारा डेटा, मतलब आप एक डेटा सेंटर के अंदर, सर्वर के अंदर एंटर कर चुके हैं, अब क्या इतना इजी है आपके लिए डेटा निकालना, और वो भी इतने बल्क अमाउंट में? क्या आपके फायरवॉल्स, आपके सिक्योरिटी डिवाइसेस को पकड़ नहीं लेंगे? उसके लिए वो यूज़ करते हैं एनक्रिप्टेड टनल्स। टनल्स बेसिकली क्या करते हैं, एनक्रिप्टेड टनल्स होते हैं जिसके थ्रू जब भी डेटा पास होता है तो फायरवॉल्स या कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम इसको रीड नहीं कर पाते। ये वैसे ही जैसे मान लो कि आपको कोई सामान लेके जाना है और आपको लग रहा है कोई मुझे देख लेगा मेरा सामान, जैसे मोबाइल है आपका, अब मोबाइल आपको लेके जाना है तो आपको डर ये है कि कोई अगर मैं मोबाइल लेके जाऊँगा कोई देख लेगा, आप इसको बुक में डाल के लेके जाओ, तो इसे बोलते हैं एनक्रिप्टेड टनल बना लेना, या फिर वीपीएन का यूज़ करना, या क्लाउड का यूज़ कर देना, ठीक है ना। तो ये शेल्थी डेटा थेफ्ट है, मतलब डेटा चुरा लेना, ठीक है, बिना किसी को पता चले। लास्ट में सेकंड लास्ट जो डिस्ट्रक्शन में आता है, डिस्ट्रक्शन में मतलब कि आपने बोला डेटा मैंने निकाल लिया है, अब मैं डेटा को चाह रहा हूँ डिस्ट्रॉय करना, तो हम वाइपर मालवेयर यूज़ करते हैं। ऐसे मालवेयर जिसे हम टाइम बॉम्ब भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे मालवेयर जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे या फिर जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा सिस्टम को पूरा वाइप कर देंगे, पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है ना। या फिर रैंसमवेयर लाइक पेलोड, अगर मैं नहीं चाहता कि डेटा पूरा डिस्ट्रॉय हो तो मैं उसको एनक्रप्ट कर दूंगा ताकि वो यूजेबल ना रहे बैंकिंग सिस्टम के लिए, तो डेटा वाइपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो इवेजन टेक्निक्स, अब बाईपास के लिए हम क्या करेंगे, लॉक को टेम्पर करा जाएगा, ताकि अब देखा होगा आपने कोई सी भी अगर आप मूवी देखते हैं उसमें जब चोरी करता है तो सिर्फ चोरी करके भागना ही उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, अपने फुटप्रिंट्स को प्रॉपरली रिमूव करना भी एक चोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो उसको लंबे समय तक बचाए रखता है। आपने कोई भी चोर जब चोरी करता है, चोरी करके जब वो सीधे बैंक का ताला तोड़ के सीधे भाग गया तो उसके जो फुटप्रिंट्स रहेंगे ना उसको जल्दी पकड़ाए में आएंगे और पुलिस को जल्दी पता चल जाएगा किस तरीके से आया होगा, तो उस वजह से पकड़ना बहुत ईजी हो जाता है। पर जब आप इवेजन टेक्निक ट्राई करते हैं तो वहाँ पे ब्लॉक को टेम्पर करते हैं। अब लॉक टेम्पर कर रखा है, आपके आने जाने वाले रिकॉर्ड के अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो जो इन्वेस्टिगेटर है पता ही नहीं कर पाया कि आप किस आईपी एड्रेस से आए थे, कौन से पोर्ट से आए थे, कितनी बजे आए थे, ये सब गायब हो जाता है। इवन पेलोड को एनक्रप्ट कर जाता है ताकि आप अगर आप पेलोड को रीड करने की कोशिश भी करें, रिवर्स इंजीनियरिंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कुछ ना मिले उस पर्टिकुलर पेलोड से। ये हम यूज़ करते ताकि हम डिटेक्शन जो है अवॉइड कर सके। एक स्मार्ट चोर का बेस्ट काम होता है डिटेक्शन अवॉइड करना। देखो चोरी कोई भी कर लेता है पर डिटेक्ट ना हो पाए यही बेस्ट चोरी कहलाती है हैकर्स की कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे जो डिटेक्शन अवॉइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे हैकिंग का। तो ये पूरा प्रोसेस उन्होंने अपनाया था जिसकी वजह से डिटेक्ट कर पाना मुश्किल था उनको, और जब चीज़ें हो गई, जब डेटा जा चुका था तब उनको पता चला, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब कि एक्स के ऊपर डाला गया या फिर अनाउंसमेंट करा गया, टेलीग्राम चैनल्स पे आया, तब पता चला कि हमारा डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, सारा डेटा जा चुका है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज़ थी। अब समझे अपन हाउ इट हैपन, कैसे ये हुआ होगा। तो पहले स्टेप नंबर 1 पे कोई फिशिंग मेल आया होगा किसी बैंक एम्प्लॉय के पास, ठीक है ना, और हैकर ने फिर गेन करा होगा इनिशियल एक्सेस। अभी इनिशियल एक्सेस मतलब होता है कि लोअर प्रिविलेज लेवल का हो, जिस पर्टिकुलर यूजर के पास कम से कम जानकारी हो या परमिशन बहुत कम हो उसके नेटवर्क की, और फिर लेटर मूवमेंट के थ्रू वो नेटवर्क के अंदर अदर सिस्टम्स के अंदर एंटर करा होगा, वहाँ पे सिक्योर करा होगा उसने एक्सफिल्ट्रेशन ऑफ बैंक कस्टमर डेटा निकालने की कोशिश करा होगा,
फिर मालवेयर के थ्रू वाइप करा होगा डेटाबेस को और सर्वर्स, जो भी सर्वर्स डेटाबेस थे, एक बार डेटा निकाल लिया वहाँ से तो उन सबको पूरा क्लीन कर देना। फिर कस्टमर अफेक्टेड बाय द सर्विस है, अब जैसे ही आपने डेटा रिमूव करा, जब आप डेटाबेस से डेटा जो है डिलीट कर दोगे तो उसके बाद जब यूज़र लॉगिन करने की कोशिश करेगा कोई एप्लीकेशन वेबसाइट के थ्रू तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइबर सिक्योरिटी टीम ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी ब्रीच के बारे में और गवर्नमेंट ने क्राइसिस मीटिंग करी, ठीक है ना, ऑन इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स की भाई ऑब्वियस सी बात है ये गवर्नमेंट का भी इशू हो सकता है, क्योंकि जब कोई किसी भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था जिसे हम बोलते हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बैंक्स का। अगर कोई बैंक हैक होता है तो उससे गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा लॉस होता है, तो इसके लिए क्राइसिस मीटिंग करी उन्होंने, ठीक है ना, और इम्पैक्ट और इसके रिस्पॉन्सेज कैसे हमें देने हैं वो चेक करा। उसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्टिंग, जियोपॉलिटिकल फॉलआउट, इंटरनेट के ऊपर हर जगह इसके बारे में बातचीत होना शुरू हो गई। और हैकर ग्रुप जो था प्रेडेटर स्पैरो प्लानिंग फॉर नेक्स्ट मूव, और उसके बाद जो स्पैरो ग्रुप था वो इस चोरीज को ख़त्म करके अपनी नेक्स्ट प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ गया। और उसके बाद ऐसा नहीं कि स्पैरो जो है कहीं रुका है, उसके बाद उसने एक और ब्रीच करा है और उसके डेटा को, उसके सोर्स कोड को उसने इंटरनेट पर डाल दिया। तो मतलब कि अगर आप देखें कि ये चोर पकड़ाई में आया तो नहीं, अभी पकड़ाई में नहीं आया है और ये अभी भी कर रहा है और ये आगे भी चोरी करेगा। तो ये एक तरीका होता है हैकर का कि किस तरीके से वो एंटर करता है बैंक के अंदर, सिस्टम के अंदर डेटा निकालता है और पता भी किसी को नहीं चल पाता है। सोचो अगर डिलीट करने के बाद एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर हैकिंग ग्रुप स्पैरो अगर ये डालता ही नहीं कि मैंने आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो बैंक को पता भी कैसे चलता जब तक कि सिस्टम की सर्विसेज अनअवेलेबल नहीं हो जाती। सोचो इस कंडीशन के अंदर आपका मॉनिटरिंग सिस्टम कितना खराब है कि एक बंदा आपके बैंक में घुस रहा है, डेटा निकाल रहा है और वो आपको सोशल मीडिया इन्फॉर्म करता है, तो आप चेक करते हो अच्छा ये तो मेरा हो गया है। तो यहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम खराब होने की वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है ना आपका, ये बहुत लूज हुआ है आपका, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, ठीक है ना, या फिर आपके एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं थी सोशल इंजीनियरिंग अटैक से बचने के लिए। रीज़न जो अभी तक साफ नहीं हुआ है, पर आने वाले टाइम में रीज़न भी सामने आएगा, शायद हो सकता है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। आई होप आपको ये जो एक केस स्टडी थी ना, ये बहुत दिमाग खोलने लगी होगी, क्योंकि ऐसी केस स्टडी सुन के हम समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को हैक करने के मेथड्स क्या होते हैं। अगर आपने ये चीज़ देखा होगा, अगर मैं इधर आता हूँ यहाँ पे, तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट कर पा रहे होंगे, हाँ यार ये तो मैंने देखा था यार, इसके बारे में जानता हूँ, हाँ मेटास्प्लॉइट के बारे में मैंने सुना है, एनमैप को मैं जानता हूँ। और यही एक हैकर भी करता है। हैकर भी इन्हीं कॉमन टूल्स का यूज़ करता है, कुछ कुछ बिल्कुल नए भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे यही करता है, पर ऐसे ही कुछ टूल का यूज़ करता है जो काफ़ी हद तक ऐसे ही काम करते होंगे और मेथड यही रहेगा। तो आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि तपन भाई कैसी लगी ये केस स्टडी। अगर आपको इसके ऊपर ऐसे ही कुछ केस स्टडीज़ और भी चाहिए फ्यूचर में जो आपकी नॉलेज को एनहांस कर सके, आपके डिटेक्शन मेथड्स को और बढ़ा सके, जब आप समझेंगे अटैक कैसे हो रहा है तो ही आप उसको पकड़ सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे कमेंट में जरूर लिखना, लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। 1-to-1 कोर्स करने के लिए नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके आप उसको भर सकते हैं। हम लोग करवाते हैं साइबर सिक्योरिटी इन एआई कोर्स, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, बहुत सारी अपडेट्स मिलती है इंस्टाग्राम के ऊपर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद, जय भारत।